चलिए स्टूडेंट्स, पॉलिटी का एक और टॉपिक लेके हम लोग आज आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इस टॉपिक को टच किया था। टॉपिक था संघवाद, फेडरलिज्म। तो थोड़ा समझा था हम लोगों ने कि संघवाद होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके कुछ प्रकार देखे थे। अब जब बात करेंगे हम लोग भारत में संघवाद की, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन जब हम लोग करेंगे कुछ अन्य देशों की संघीय व्यवस्था से, तो और क्लियर हो जाएगा हमको कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो जब भी कोई बात होगी संघीय व्यवस्था की, तो कुछ देशों के नाम आते हैं पूरे विश्व स्तर पर। उनमें से एक है अमेरिका, इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो अमेरिका को सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है संघीय व्यवस्था का, और अक्सर तुलना की जाती है भारत की संघीय व्यवस्था की अमेरिका की संघीय व्यवस्था से। तो क्या भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका की संघीय व्यवस्था की तरह ही है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत की संघीय व्यवस्था अलग है और अमेरिका की संघीय व्यवस्था अलग है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो ज्यादा समानता रखती है कनाडा की संघीय व्यवस्था से। ठीक है, तो इन दोनों देशों की संघीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था की तुलना, ये कई स्टेट एग्जाम में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में भी पूछा है, यूपी में भी पूछा गया है। तो थोड़ा इसको ध्यान देंगे और जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिका में से और कनाडा से क्या क्या समानताएं हैं भारत में और क्या क्या असमानताएं हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले अमेरिका की संघीय व्यवस्था और भारत की संघीय व्यवस्था में कौन कौन सी असमानताएं हैं। ठीक, तो देखिए अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वहां पे अध्यक्षीय प्रणाली है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब यहाँ पे ये है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति यानी कि देश का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति है वहाँ का, और वही उस देश का प्रमुख है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो निम्न सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता ही उस देश का प्रमुख बनता है। प्रमुख कह लूं, वास्तविक प्रमुख होता है। और उन सभी की यानी कि वो जो दल है उनकी सामूहिक उत्तरदायित्व उस सदन के प्रति यानी लोकसभा के प्रति होती है। ये होती है संसदीय व्यवस्था। ठीक, एक चीज को और समझ सकते हैं कि जैसे अमेरिका का जो प्रमुख है, तो वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख सब एक ही होता है और वो होता है राष्ट्रपति। ये अध्यक्षीय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। जबकि संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख। भारत में वास्तविक प्रमुख कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक, तो ये हो गया। अब अमेरिका में दोहरा संविधान है, भारत में एकल संविधान है। दोहरा संविधान का मतलब कि एक संविधान है जो संघीय संविधान होता है, यानी यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान अलग, और उसके अंदर जितने राज्य हैं यानी कि जो 50 जो राज्य हैं उन 50 राज्यों के अपने अपने अलग संविधान। तो दो प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ। भारत में एकल संविधान यानी राज्यों का, किसी भी राज्य का भारत में अलग संविधान नहीं है, सभी के लिए एक संविधान। दोहरी नागरिकता वही, एक तो यूएसए की नागरिकता और दूसरी उस स्टेट की नागरिकता जहाँ का वो व्यक्ति निवासी है, जैसे कि यूएसए का नागरिक और कैलिफोर्निया का नागरिक। कैलिफोर्निया स्टेट है, यूएसए देश है। भारत में एकल नागरिकता, हम लोग सब भारत के ही नागरिक हैं, अपनी अपनी स्टेट के नागरिक नहीं हैं। स्टेट के निवासी हो सकते हैं, नागरिक सिर्फ भारत के। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। फिर दोहरी न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था भी वहाँ पे वैसी है, एक संघीय न्याय व्यवस्था और एक अलग अलग अपने अपने राज्यों की न्याय व्यवस्था। भारत में एकल न्याय व्यवस्था, सारे देश के लिए एक ही न्यायिक प्रणाली है। ठीक, आगे देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां जो है, अमेरिका में ये राज्यों के अधीन होती हैं, जबकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं, आगे हम लोग जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कि जैसे 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सभी में कुछ शक्तियां दी गई हैं इन सूचियों में, और इन शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, यानी संघीय सूची में
संघ को दी गई शक्तियां हैं, राज्य सूची में राज्य को दी गई शक्तियां हैं, और समवर्ती सूची में ऐसी शक्तियां हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जो शक्तियां बच गई हैं उन सभी को अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। यही अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में राज्यों के अधीन है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार अमेरिका में राज्यों को है, जबकि अवशिष्ट शक्तियों में कानून बनाने का अधिकार भारत में केंद्र को है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार बन सकता है। एक बार बना, फिर दोबारा बन गया, बस तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता कोई भी व्यक्ति हो। ठीक, क्योंकि भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, चुनाव लड़ते रहिए, अगर आप जीतते जाएंगे तो आप राष्ट्रपति बनते जाएंगे। अगली चीज, अमेरिका में कोई ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो जन्म से अमेरिकी नागरिक हो। ठीक है, यानी नागरिकता का जो आधार होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका में, वो जन्म आधारित नागरिकता होनी चाहिए, जबकि भारत में जन्म आधारित नागरिक हो या फिर प्राकृतिक रूप से नागरिक, दोनों ही प्रकार के नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगली चीज, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो अपने मंत्रिमंडल में किसी बाहरी व्यक्ति को भी शामिल कर सकता है। यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अगर उसको लगता है कि कोई फलां व्यक्ति है, ये टेक्निकल एक्सपर्ट है, जैसे मार्क जुकरबर्ग को मान लीजिए लगता है राष्ट्रपति को कि मेरे मंत्रिमंडल में मार्क जुकरबर्ग को रखना चाहिए, तो मार्क जुकरबर्ग कोई सांसद तो है नहीं, पॉलिटिशियन है नहीं, लेकिन फिर भी वो उनको यानी जुकरबर्ग को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पहली शर्त यह है कि वो सांसद होना चाहिए, यानी विधायिका का सदस्य होना चाहिए, और अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी ग्रहण ना करे लेकिन वो मंत्री बना रह सकता है, ये खास बात। फिर अगली चीज, सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सीनेट होता है अमेरिका की संसद का जो उच्च सदन है, उसको सीनेट कहा जाता है, यानी कि भारत के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा। तो सीनेट जो है, इसके जो सदस्य हैं इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी वहाँ की जनता इनके चुनाव में भाग लेती है, जबकि भारत में उच्च सदन क्या, राज्यसभा, इनके सदस्यों के चुनाव में आम जनता यानी हम लोग भाग नहीं लेते हैं। इनका चुनाव किया जाता है राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, यानी सामान्य शब्दों में समझेंगे कि इनके चुनाव में भाग लेते हैं सभी राज्यों के विधायक लोग, विधायक जी लोग। ठीक है, अगली लास्ट पॉइंट है, राज्यपाल का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। अमेरिका में जो राज्यपाल होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये होगी असमानता है। अब देखते हैं समानताएं क्या क्या है। तो देखिए, अमेरिका और भारत दोनों में ही लिखित संविधान है, बिल्कुल है। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत दोनों ही जगह अपनाया गया है, दोनों ही जगह यानी कि संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक, गणतंत्रात्मक शासन है। गणतंत्रात्मक शासन का मतलब होता है कि देश का जो प्रमुख व्यक्ति है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं। तो वहाँ भी जो वहाँ का देश का प्रमुख व्यक्ति यानी अमेरिका में कौन है, राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है। भारत में भी अगर बात करेंगे तो प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को, और उनका भी निर्वाचन होता है। अगली चीज, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को अमेरिका और भारत दोनों में अपनाया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत होता क्या है, मान लीजिए विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान सम्मत नहीं है, यानी संविधान से प्रतिकूल है या संविधान के विरुद्ध दिखाई दे रहा है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करके ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है। इसी को बोला जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। अब अगली चीज, उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति। भारत में तो होते ही है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऐसे ही अमेरिका में भी जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सीनेट का पदेन सभापति होता है। दोनों ही संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान है, हाँ है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत दोनों ही संविधान में अपनाया गया है। और अंतिम है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। ये अमेरिका में भी है और भारत में भी है। ठीक, ये तो हो गया अमेरिका। अब चलेंगे हम लोग कनाडा की तरफ। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है इसको माना जाता है कि ये कनाडा की संघीय व्यवस्था से मिलती जुलती है। ठीक, तो देख लेते हैं कनाडा की संघीय व्यवस्था, भारत और कनाडा की संघीय व्यवस्था की समानताएं क्या क्या है। तो एक संविधान, पूरे देश में एक ही संविधान चलेगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में, भारत में भी केंद्र में है और कनाडा में भी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अभी देख लिए थे। और चुनाव की प्रणाली जो है ये FPPS प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट प्राप्त करेगा वही व्यक्ति विजयी हो जाएगा। यही प्रणाली अपनाई जाती है कनाडा में भी। ठीक, सरकार सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति जवाबदेह होती है, भारत में लोकसभा के प्रति, ऐसे ही कनाडा में भी वहाँ का जो निचला सदन है उसके प्रति जवाबदेह होती है सरकार। राष्ट्रीय हित के मामलों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जब कोई ऐसा मामला आ जाएगा जो राष्ट्रीय हित का है तब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को होता है। लेकिन जब कोई ऐसा मामला, कैसा मामला, राष्ट्रीय हित का मामला आ जाएगा तब कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास भी है। ये चीज जो है ये कनाडा में भी है। ठीक, लेकिन कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है वो भारतीय संघीय व्यवस्था से बिल्कुल ही सेम नहीं है। दोनों में भी कुछ अंतर है, ये कुछ असमानताएं हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, कनाडा जो है इसमें लिखित व अलिखित दोनों प्रकार के कानूनों से नियंत्रित है और भारत जो है ये लिखित संविधान द्वारा ही नियंत्रित है। कनाडा में राजशाही प्रचलित है। राजशाही मतलब यहाँ पे देश का जो प्रमुख व्यक्ति है वो राजशाही या वंशानुगत होता है। राजा, राजा का पुत्र, राजा की बेटी, राजा का रानी, ऐसा ही कोई जिसके सर पे ताज होगा वही व्यक्ति प्रमुख होगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो राष्ट्र का प्रमुख होता है यानी कि राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है और जब राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है तो उसे कहा जाता है गणतांत्रिक व्यवस्था। तो ये व्यवस्था है भारत। अगली चीज, कनाडा में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका जैसी, एक केंद्र वाली एक अपने राज्य की। भारत में एकल नागरिकता। फिर उच्च सदन के सभी सदस्य मनोनीत होते हैं। कनाडा का उच्च सदन यानी उसको भी सीनेट ही कहा जाता है, सीनेट के सभी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य वहाँ एक भी नहीं है सीनेट में। जबकि भारत में केवल 12 सदस्य ही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बाकी सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक, अब लास्ट देख लीजिए, कनाडा में कई कानूनी प्रणालियां हैं, वही सारी चीजें केंद्र की अलग, राज्यों की अलग अलग, इस प्रकार कई कानूनी प्रणालियां हैं। भारत में जो है ये एकल कानूनी प्रणाली द्वारा संचालित है। सारे देश में एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था है और एक ही तरह के कानून बनाए गए हैं। तो ये था टॉपिक आपका संघवाद का अगला लेक्चर। अब आगे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध, ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।